हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केस टेकिंग के बारे में। और केस टेकिंग होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है। और ऐसा कहा जाता है कि अ केस वेल टेकन इज़ हाफ क्योर्ड। तो आपको केस टेकिंग कैसे करनी है, इसके जो जनरल इंडिकेशंस हैं, जनरल डायरेक्शंस हैं, ये डॉक्टर हैनेमन ने एफोरिज्म 83 से 104 तक में दे रखे हैं, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की बुक में है। तो एफोरिज्म 83 से 104 का जो जिस्ट है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। बट केस टेकिंग जो है वो इन एफोरिज्म्स के अलावा भी बहुत कुछ है। पर ये जो एफोरिज्म्स हैं ये समझ लो वो कोर हैं, वो फॉर्मूले हैं, वो इंडिकेशंस हैं जिन पे आपकी पूरी केस टेकिंग डिपेंड करेगी। तो ये आपको सारे पता होने चाहिए। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डॉक्टर हैनेमन ने एफोरिज्म 83 में केस टेकिंग को इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन कहा है। अब ये जो इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन का मतलब है कि हर पेशेंट का जो एग्जामिनेशन होगा वो इंडिविजुअलाइज करने के लिए होगा। हम जो पेशेंट की केस टेकिंग कर रहे हैं वो इंडिविजुअलाइजेशन के लिए कर रहे हैं। अब इंडिविजुअलाइजेशन का इतना रोल क्यों है? क्योंकि होम्योपैथी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वही है कि हर एक पर्सन आइदर इन हेल्थ और इन डिजीज अपने आप में अलग होता है, वो एक इंडिविजुअल होता है, वो बाकी सबसे अलग तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। तो हमें वही माइन्यूट डिफरेंसेस, माइन्यूट पिक्युलैरिटीज को देखते हुए इंडिविजुअलाइज करना है, ठीक है। उसके इंडिविजुअलिस्टिक रिएक्शन को पता करना है। एक बार हमने वो पता कर लिया और हमने समझ लिया कि ये इंडिविजुअल किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, देन वी कैन ईजिली प्रिस्क्राइब अ होम्योपैथिक मेडिसिन। तो सबसे पहला वर्ड आपको याद रखना है, इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन ऑफ अ केस ऑफ डिजीज। और डॉक्टर हैनेमन ने इसके बाद कहा है कि आई शैल ओनली गिव इन दिस प्लेस जनरल डायरेक्शंस। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ जनरल डायरेक्शंस दी हैं। अब जनरल डायरेक्शंस का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक नहीं है। हर केस में आपको केस के अकॉर्डिंग अपने फर्दर क्वेश्चंस फ्रेम करने पड़ेंगे, फर्दर उनसे और इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे जो डॉक्टर हैनेमन ने इंडिकेशंस दिए हैं, जो चीज़ें बताई हैं, डायरेक्शन दिए हैं, वो सिर्फ जनरल केस टेकिंग है। तो इसमें एफोरिज्म नंबर 83 में वो कहते हैं कि इट डिमांड्स ऑफ द फिजिशियन नथिंग। फिजिशियन से कुछ भी डिमांड नहीं करता केस टेकिंग। सिर्फ क्या डिमांड करता है? दो तीन चीज़ें। वो है फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडाइस। तो फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडाइस का मतलब क्या है? पहले से कोई भी प्री कंसेप्शन बना के नहीं रखना कि इसको क्या डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। या फिर बिना केस सुने, बिना सिम्टम्स देखे, बिना पेशेंट को जाने आपको किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंचना, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडाइस। पहले से मन में कोई थॉट नहीं होना चाहिए। जब आप पेशेंट के सामने बैठे हो तो बिल्कुल आपका माइंड एक ब्लैंक पेपर और पेन की तरह होना चाहिए। उसमें आप सिम्टम नोट करो और आपके हाथ में भी एक ब्लैंक पेपर और पेन होना चाहिए जिस पे आप सिम्टम्स नोट करो, ठीक है। दोनों चीज़ें ब्लैंक होनी चाहिए और तभी आप समझ पाओगे कि किस तरीके से। और देखो, अगर आप पहले से कोई जजमेंट बना के बैठोगे तो हमारा माइंड जो है ये बायस हो जाता है, ठीक है। तो ये जो बायसेस हैं ये हमें ठीक से केस टेकिंग नहीं करने देते और इसकी वजह से होते हैं फेलियर्स। अगर केस सही से नहीं लिया गया तो क्योर होना इज़ नॉट पॉसिबल इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि इट डिमांड्स ऑफ द फिजिशियन नथिंग बट फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडाइज एंड साउंड सेंसेस। साउंड सेंसेस का मतलब क्या है कि आपको ना बिल्कुल अपने सारे सेंसेस, हियरिंग, आप देख क्या रहे हो, आप फील क्या कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फील वर्ड क्यों बोला? क्योंकि ना कई बार आपको पेशेंट की एनर्जी को फील करना पड़ता है कि वो डल है, बहुत एनर्जेटिक है, वो बहुत परेशान है, बहुत एंशियस है, या बहुत स्ट्रेस में है, या वो बहुत चीज़ें छुपा रहा है आपसे, बहुत चीज़ें बता रहा है। ये सारी चीज़ें ना आपको फिजिकल सेंसेस से नहीं दिखेगी, ये आपको आपके सेंस ऑफ माइंड या फिर सिक्स्थ सेंस से दिखेगा। तो साउंड सेंसेस में ये जो सिक्स्थ सेंस है इसको भी आपको इंक्लूड करना है और पेशेंट की एनर्जी को ही फील करना है। तो साउंड सेंसेस दूसरा हो गया। तीसरा है अटेंशन इन ऑब्जर्विंग। अब उन्होंने बोला कि आपको ना बहुत अटेंटिवली ऑब्जर्व करना है पेशेंट को। जब आप अटेंटिवली ऑब्जर्व करोगे किसी पेशेंट को तब आपको समझ आएगा कि व्हाट एक्चुअली इज द केस।
कई बार ऐसा होता है कि हम सिम्टम्स में खोके रह जाते हैं और बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस को मिस कर देते हैं। हम हमेशा केस टेकिंग मैं खुद भी करता हूँ और मेरे से भी ये गलती बार बार हो जाती है कि हम ना नोट करने पे फोकस करते हैं, हम ऑब्जर्व करने पे फोकस ही नहीं करते। जबकि अगर हम देखने पे फोकस करें तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें मिल सकते हैं और उनसे हम केस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। एंड फिडेलिटी इन ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ डिजीज। फिडेलिटी का मतलब क्या है? वही फिर से कि आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताना है खुद को और पेशेंट को भी कि व्हाट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम विद हिम, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है। इसमें ना एफोरिज्म 1 में जो डॉक्टर हैनीमैन ने एफोरिज्म 1 के फुट नोट में कहा है कि हमें थ्योरीज कॉन्सेप्ट्स ऐसी चीज़ें नहीं बनानी कि थ्योरी नए नए थ्योरीज बना रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ भी मिसकंसेप्शंस बना रहे हैं, नहीं। हमें एग्जैक्टली जो मेन प्रॉब्लम है, व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम विद द पेशेंट, उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है। ठीक है। ये जो फिडेलिटी इन ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ डिजीज है ना, ये सबके एस्पेक्ट में अलग अलग होता है। किसी के लिए जो पिक्चर ऑफ डिजीज है वो सिर्फ डायग्नोसिस है, बट किसी के लिए पर्सन का चेंज इन नेचर, पर्सन का चेंज इन बिहेवियर, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है आपकी बातों पे, ठीक है, वो अपने घर पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, जब से वो बीमार हुआ है तब से उसका क्या रिएक्शन है, तो ये सारा उसका पिक्चर ऑफ डिजीज है। ठीक है। ये डायग्नोसिस से बहुत हटके हैं ये चीज़ें, और ये ही वो चीज़ें हैं जो आपको क्योर तक पहुंचाएंगी, जो पेशेंट को क्योर करने में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है। तो ये एफोरिज्म 83 का मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं कि 84। तो 84 में डॉक्टर हैनीमैन बताते हैं कि आपको किस किस से पूछना है केस के बारे में। तो केस के बारे में आपको पूछना है, सबसे पहले तो पेशेंट ही बताएगा अबाउट हिज सफरिंग्स। दूसरा, जो उसके आसपास के लोग होंगे वो बताएंगे कि उन्होंने क्या सुना, कि क्या कह रहा था, इनको मेन प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है, और कैसा इसने बिहेव किया, उन लोगों ने क्या नोटिस किया, ये सारी चीज़ें फिजिशियन जो होगा वो खुद देखेगा और सुनेगा कि क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम विद द पेशेंट। ठीक है। और व्हाट इज एन ऑल्टर्ड और अनयूजुअल कैरेक्टर अबाउट हिम, और वो एक्यूरेटली उन सभी चीज़ों को लिखेगा जो भी बताई गई हैं, और खुद कुछ नहीं बोलेगा जब तक कि पेशेंट बोल रहा है। जब तक पेशेंट अपनी बात बोले जा रहा है और चीज़ों को आपको बता रहा है तब तक आपको चुप रहना है। एक बार ये हो गया, फिर फिजिशियन को पर एक चीज़ से ध्यान देना है, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है कि वो पेशेंट को वॉन्डर ऑफ ना होने दे, इधर उधर ना भटकने दे, जो मेन बात है उस पर ही पेशेंट को स्टिक रखे। तो यहाँ पे भी डॉक्टर हैनीमैन ने कहा है, और बिगिनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन में ही आपको उसे बता देना है कि आपको धीरे धीरे बोलना है। क्यों? अगर तेज तेज बोलेगा तो आप नोट नहीं कर पाओगे और आपसे सिम्टम्स मिस हो सकते हैं। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं उनको ही नोट करना है, और आपको ना इंटरप्ट नहीं करना। क्यों? इंटरप्शन से उसका जो चेन ऑफ थॉट है वो ब्रेक हो जाएगा और वो उसी तरीके से दोबारा उस चेन ऑफ थॉट में नहीं आ पाएगा जैसा वो पहले एक चेन ऑफ थॉट में था। जो वो चीज़ें आपको बताना चाहता था वो कभी उन चीज़ों को दोबारा याद नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमें इंटरप्ट नहीं करना जब पेशेंट अपने शुरुआत में सिम्टम्स बता रहा हो। फिर 85 में लिखा है कि हर एक नए सिम्टम के साथ आपको एक फ्रेश लाइन यूज़ करना है। अब फ्रेश लाइन का क्यों? क्योंकि देखो हर एक सिम्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इन इट्स कंप्लीट एसेंस। हमें हर सिम्टम का कंप्लीट एसेंस लेना है। तो अगर आप अलग अलग लाइनों में नहीं लिखोगे, एक साथ सारे सिम्टम लिख दोगे तो आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इधर आता है लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कॉन्कॉमिटेंट, ये सारे हर एक सिम्टम के बारे में आपको पता होने चाहिए। तो इससे आप जनरल मोडालिटी निकाल सकते हो, पर्टिकुलर मोडालिटीज़ निकाल सकते हो, कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स निकाल सकते हो। अब देखो कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम आपको ना रेमेडी सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे, और अगर आप कॉन्कॉमिटेंट्स और मोडालिटीज़ के बेसिस पे रेमेडी का सिलेक्शन करोगे तो केस में सक्सेसफुल क्योर होने के ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि ये ऐसे सिम्टम है जो मेन सिम्टम, अब किसी को खांसी जुकाम होगा, है ना, तो वही छींक आ रही है, खांसी आ रही है, ये तो सब में होगा, है ना, क्योंकि कफ एंड कोल्ड है। बट किसी को गर्म से आराम मिल रहा है, किसी को ठंडे से आराम मिल रहा है, किसी को लेटने से ज़्यादा खांसी हो रही है, किसी को बैठने से ज़्यादा खांसी हो रही है। ये मोडालिटीज़ आपको मेडिसिन सिलेक्शन में हेल्प करेगी। तो मोडालिटीज़ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन केस टेकिंग, और मोडालिटीज़ आपको लेनी आनी चाहिए। किसी को हॉट वेदर में हो रहा है, किसी को कोल्ड वेदर में, किसी को हवा लगने से हो रहा है, किसी को गर्मी की वजह से हो रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आया वो एकदम से एसी में चला गया उसकी वजह से हुआ, किसी को बारिश में नहाने की वजह से। अब देखो यहाँ पे कॉजेशन, मोडालिटी,
कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रही है ना। तो यही सबसे मेन बेसिक चीज़ है जो हमें डिफरेंशिएट करती है। आप किसी दूसरे एलोपैथिक या किसी दूसरे सिस्टम के डॉक्टर के पास जाओगे मेडिसिन लेने, सो वो दवाई देंगे खांसी की, बट हम दवाई देंगे कि मोडेलिटीज़ क्या है उसके बेसिस पे। हमारे पास खांसी की कोई दवाई नहीं, वी डोंट हैव एनी मेडिसिन फॉर कफ, कि सिर्फ कफ हो रहा हो उसमें, नहीं। हमारे पास कफ एग्रेवेटेड बाय लाइंग डाउन, कफ एग्रेवेटेड बाय सिटिंग, कफ एग्रेवेटेड बाय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, कफ एग्रेवेटेड बाय स्लाइटेस्ट ड्रॉट ऑफ एयर, इन सब की दवाइयाँ हैं। तो हमारे जो सिम्टम्स हैं ना वो पूरे प्योर एक्सटेंट, मतलब उनका एक पूरा कंप्लीट एसेंस दे रखा है। वो जो कंप्लीट सिम्टम है वो आपको मिलना चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा? जब आप हर एक चीज़ नोट करोगे, और इसी के लिए हमें एक फ्रेश लाइन से बिगिन करना होता है, ठीक है, और वन बिलो द अदर आपको लिखना है। तो ये हो गया एफोरिज्म नंबर 85। जब एफोरिज्म 85 ख़त्म होता है उसके बाद एफोरिज्म 86 में डॉक्टर हैनमन कहते हैं अब आपने सारे सिम्टम लिख दिए, और नरेटर मतलब कि पेशेंट ने आपको बता दिया कि क्या 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 उसको प्रॉब्लम है, और आपने कई चीज़ें नोट कर ली। अब इसके बाद फिजिशियन को हर एक पर्टिकुलर सिम्टम पे रिवर्ट बैक होना है। अब रिवर्ट बैक होने की इम्पोर्टेंस क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट होता है वो सिर्फ बहुत ही छोटी सी चीज़, छोटी सी डिटेल बताता है। अब आपको उसकी वो सिम्टम की पूरी डिटेल लेनी है। जब आप रिवर्ट बैक होगे तो पेशेंट उस पर्टिकुलर सिम्टम पे फोकस करके आपको पूरे सिम्टम का जो कंप्लीट पिक्चर है वो दे देगा, ठीक है। और वो एक बार हमें पढ़ना है कि आपको खांसी हो रही है तो इसके साथ क्या हो रहा है, आराम किससे मिल रहा है। वही यहाँ पे भी वही चीज़ को इम्पोर्टेंस दी गई है कि सिम्टम को आपको कंप्लीट करना है। जब आप कंप्लीट करोगे सिम्टम तभी आप मेडिसिन निकाल पाओगे, ठीक है। पेन का कैरेक्टर पूछना है, कहाँ पे पेन हो रहा है वो पूछना है। फीवर आ रहा है तो कैसा आ रहा है, पेन आ रहा है तो कैसा आ रहा है, फिट्स में आ रहा है या फिर बार बार आके चला जा रहा है, और कितनी देर तक रह रहा है, कौन से समय पे दिन के सबसे ज़्यादा हो रहा है, किस पोजीशन में सबसे ज़्यादा हो रहा है। ये सारे सिम्टम्स हैं, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके सिम्टम को कंप्लीट बनाएंगे, ठीक है। और ये सब हमें लिखना है प्लेन वर्ड्स में, मतलब जैसा पेशेंट ने हमें बताया सेम उसी तरीके से। तो ये हो गया एफोरिज्म 86। नाउ कमिंग टू एफोरिज्म 87। अब जब फिजिशियन ने मोर प्रिसाइज जो डिटेल्स हैं वो एक्वायर कर ली, तो अब हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं पूछना जिसकी वजह से नो लीडिंग क्वेश्चंस, मतलब कि जिसकी वजह से पेशेंट को हाँ या ना में आंसर देना पड़े। बट बहुत सारे फिजिशियंस केस टेकिंग के टाइम पे लीडिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो किस केस में आप लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हो वो भी डॉक्टर हैनमन आगे बताएंगे कि कब आप लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जब आप पूरा एनालिसिस कर लोगे, जब आप पूरा डिजीज़ पिक्चर को समझ लोगे और आपने रेपर्टराइजेशन किया, आपने मटीरिया मेडिका की हेल्प से 2-3 मेडिसिन निकाल ली। अब उन मेडिसिन का इंडिविजुअलाइजेशन, मतलब कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कौन सी मेडिसिन सबसे ज़्यादा सुटेबल होगी, उसके लिए आप पूछ सकते हो लीडिंग क्वेश्चंस, ठीक है। वो एक एक्सेप्शन है वहाँ पे। जब पर ये सब कब है, जब आपने पूरा केस ले लिया, उसके बाद जब आप मेडिसिन सिलेक्शन पे आ गए, आपने रेपर्टराइजेशन करा, अब आपके पास 2 से 3 मेडिसिन हैं जिनमें से आपको एक सेलेक्ट करके पेशेंट को देनी है, तब आप उन मेडिसिन के अकॉर्डिंग लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है इस रूल का। और अगर हम ऐसा करते हैं कि हम पेशेंट को सजेस्ट करें कि यस और नो में वो आंसर दें, हम ऐसे क्वेश्चन पूछें, तो क्या होगा कि वो कुछ ऐसी चीज़ें बताएगा विच विल नॉट बी परफेक्टली ट्रुथ या हाफ ट्रुथ होंगी, ठीक है। तो क्योंकि वो फिजिशियन को सब प्लीज़ करना चाहते हैं, है ना। कई पेशेंट्स होते हैं वो फिजिशियन को प्लीज़ करना चाहते हैं, वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, बट आपको इसीलिए कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। और अगर आप ऐसा करते हो तो इससे क्या होगा कि जो हम मोड ऑफ ट्रीटमेंट देंगे वो अनसुटेबल होगा और पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा, क्योर नहीं हो पाएगा। कभी भी ये नहीं पूछना चाहिए कि आपके साथ ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, है ना। वॉज दिस सर्कमस्टांस प्रेजेंट और नॉट। ही शुड नेवर बी, तो डॉक्टर हैनमन कहते हैं, ही शुड नेवर बी गिल्टी ऑफ मेकिंग सच सजेशंस विच टेंड टू seduce द पेशेंट इनटू गिविंग अ फॉल्स आंसर एंड अ फॉल्स अकाउंट ऑफ हिज सिम्टम। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पूछनी जिससे जो पेशेंट है वो अपने सिम्टम्स गलत तरीके से बताए या फिर ऐसे हमें प्लीज़ करने के लिए सिर्फ झूठ बोल दे। नाउ 88 में क्या होगा कि अगर इन वॉलेंट्री डिटेल्स में कुछ भी
नहीं मिला हमें, ठीक है, जो कि उसके बॉडीली फंक्शंस और मेंटल स्टेट को दिखाता है, तब फिजिशियन इन पार्ट्स और फंक्शन से रिलेटेड पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ सकता है। और उसे हमेशा ये क्वेश्चन जो है वो जनरल एक्सप्रेशंस में पूछने हैं, मतलब कि यहाँ पे भी लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछने, और इस तरीके से नहीं पूछना कि हम उन्हें आंसर सजेस्ट कर रहे हो जिससे वो बता दे, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या पूछना है कि स्टूल कैसे पास होता है, ये पूछना है, स्लीप कैसा है, मेमोरी कैसी है, प्यास कैसी है, फूड और ड्रिंक सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आ रहा है, कौन सा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, खाना खाने और पानी पीने के बाद या खाने पीने के बाद कैसा फील होता है, कोई चीज़ कहीं पे बॉडी में कहीं स्वेलिंग है, बॉडी में कहीं पेन है। तो ये सारी चीज़ें पूछनी है हमें, ये पर्टिकुलर्स हैं जो आपको फर्दर डिटेल देंगे केस के बारे में। जब जो पेशेंट है वो आपको बता रहा होगा अपनी इंजरीज के बारे में या फिर जो भी उसको प्रॉब्लम है उसके बारे में, तो आपने एक बार रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन ले ली और एक आपने परफेक्ट पिक्चर, टॉलरेबली परफेक्ट पिक्चर ऑफ डिजीज़ आपने उसमें से इंटरप्रेट कर ली। तो अब जो फिजिशियन है वो मोर प्रिसाइज, मोर स्पेशल क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। जब आपने केस टेकिंग कर ली, आपके पास बहुत सारी डिटेल्स आ गई, अब आप थोड़ा समझ चुके हो कि इसको क्या प्रॉब्लम है, तो आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ सकते हो उस सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है, या उस मेडिसिन से रिलेटेड भी पूछ सकते हो। तो ये 89 में दे रखा है। बट 89 में एक और चीज़ दे रखी है, फेन डिजीज़। फेन डिजीज़ का मतलब कि अगर आपको लग रहा है पेशेंट बस नाटक कर रहा है, वो झूठी बात बोल रहा है, तो लोग ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए या फिर जो क्रिमिनल्स होते हैं वो फेन डिजीज़ का नाटक करते हैं सज़ा से बचने के लिए, तो उन केसेस के अंदर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती। अब ये कौन से स्पेशल या प्रिसाइज क्वेश्चन है जो आपको पूछने हैं, तो कैरेक्टर ऑफ स्टूल क्या था, या फिर जो स्टूल आया था उसमें म्यूकस था या फीसिस था, पेन हो रहा था इवैक्यूएशन के टाइम पे या नहीं हो रहा था, ठीक है, कैसा लग रहा था खाने के बाद, या फिर दिन के कौन से समय में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, टेस्ट क्या है, जो भी इरेक्टेशन अगर कुछ निकल रहा है तो उसमें इरेक्टेशन का टेस्ट क्या है, ठीक है, और अगर वॉमिटिंग हुई है तो वॉमिटिंग का कलर कैसा था, या फिर स्लीप के टाइम पे चिल्लाते हो, रोते हो, या फिर कोई दूसरी दिक्कत होती हो, ठीक है, बैक के बल सोते हो या पीठ के बल सोते हो, मतलब पीठ के बल सोते हो या पेट के बल सोते हो, और जल्दी नींद खुल जाती है, बहुत देर तक जगाने से भी नहीं खुलती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूछनी है। ये सारे जो चीज़ें हैं वो एफोरिज्म नंबर 89 में दे रखी है। और एफोरिज्म नंबर 89 में 6th एडिशन में एक एडिशन है, इसमें फीमेल केस टेकिंग के बारे में भी दे रखा है कि हमें वुमेन के कैरेक्टर ऑफ मेंस्ट्रुएशन और अदर डिस्चार्जेस को भी नोट करना है, ठीक है। अब एफोरिज्म 90 में जब फिजिशियन ने इन पर्टिकुलर्स के बारे में लिख लिया और जो भी उसने पेशेंट में खुद देखा है या जो भी लोगों ने बताया वो लिख लिया, तब आपको जो पेशेंट के बारे में उसकी हेल्दी स्टेट के बारे में पूछना है कि हेल्दी स्टेट में व्हाट वाज पिक्यूलियर इन दैट पेशेंट, ठीक है। तो ये आपको देखना है, जैसे कि क्वारलसम है अगर पेशेंट, हेस्टी है, लैक्राइमोस है, एंग्शियस है, डिस्पेयरिंग, सैड, तो आपको ये भी पूछना है कि जब ये पहले बीमार नहीं हुए थे तब भी ऐसे ही थे या अभी ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो इससे आपको पता चलेगा व्हाट इज़ द चेंज क्या है डिजीज़ की वजह से, तो वो आप इजीली ट्रेस कर पाओगे द पिक्चर ऑफ डिजीज़, ठीक है। सो दिस वाज फॉर द एफोरिज्म्स ऑफ केस टेकिंग। वैसे एफोरिज्म ऑफ केस टेकिंग 81 से 90 तक नहीं है, 83 से 104 तक है, बट आई थिंक ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो एक जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मुझे लगता है आपको ये सब समझ आ गया होगा। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि जब भी आप केस टेकिंग करने बैठो ना किसी पेशेंट की, तो जो रिपोर्ट्स हो ना उनको आप बाद में देखा करो। मतलब अगर वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप रिपोर्ट्स देखो, तो जो भी रिपोर्ट्स, जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं वो लेके आए हैं उसको बाद में देखो करो। अगर पहले देख लोगे ना तो प्रेजुडाइज आ जाएगा मन में, ठीक है। मतलब मोस्ट जो सुटेबल चीज़ है वो यही है कि आप बाद में रिपोर्ट्स देखो, पहले आप पूछो आपको दिक्कत क्या हो रही है, परेशानी क्या हो रही है, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए। और फिर जो पेशेंट का चेन ऑफ थॉट है उसको ब्रेक नहीं करना, ये दो चीज़ें।
और कभी भी जब पेशेंट के सामने बैठो तो इस डाउट में नहीं बैठना कि हम ठीक कर पाएंगे या नहीं। आपको वो जो डाउट होगा ना, वो एनर्जी पेशेंट को फील हो जाएगी और आप उसे ठीक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस डाउट के साथ नहीं बैठना। यू विल एवर, मतलब आप ठीक कर लोगे किसी पेशेंट को अगर आपने सही मेडिसिन का सिलेक्शन कर लिया। तो हमें सिर्फ उतना ही करना है कि सही मेडिसिन का सिलेक्शन। ठीक है, तो उसके लिए केस टेकिंग की ये सारी डिटेल जो मैंने आज आपको बताई, ये पता होनी चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 आएगा इस वीडियो का, जिसमें बाकी के एफॉर्म्स मैं कवर कर दूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।